नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। तो क्या इतना बड़ा खेल हो गया कि भाजपा अब खेत हो जाएगी? ये सवाल एक बारगी आपको चौंकाएगा, लेकिन जब आप 23 जून को अपने जहन में लाएंगे तब आपको ख्याल आएगा कि उस रोज जो पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद से जो नरेटिव गढ़े जाने लगे, उस नरेटिव में क्या क्या कहा जाने लगा। एक तो यही कि देखिए, तमाम मतभेदों को भुलाकर ये 14 दल एक मंच पर तो आए हैं, ये बड़ी घटना है। फिर उसमें एक और चीज जोड़ी गई कि देखिए, सत्ताधारी दल ने ईडी और सीबीआई को लगा रखा था कि किसी भी तरीके से ये दल जो है वो एक मंच पर ना आए, लेकिन फिर भी उनकी ईडी और सीबीआई काम ना आई और ये सब एक जगह इकट्ठा हो गए। तीसरा कहा गया कि अब 450 सीटों पर भाजपा गठबंधन के मुकाबिल विपक्ष होगा और फिर जो सियासी जंग होगी उसमें भाजपा 100 सीटों पर सिमट जाएगी और कांग्रेस की अगुवाई वाला विपक्ष 350 सीटों पर यानी प्रचंड बहुमत के साथ आएगा। अब ये जो नरेटिव बुना गया उस 23 जून की बैठक से, उससे तो एक बात इन लोगों ने साफ करने की कोशिश कर दी कि उत्तर से दक्षिण तक भाजपा के लिए संकट बड़ा बढ़ गया है। लेकिन जिस विपक्षी एका के सहारे जो 23 जून को हुई, ये पटकथा बुनी गई, क्या वाकई में उस एका में अभी बहुत कुछ है या सब बिखर गया है? इसकी पड़ताल सिर्फ आप तीन जगह से कर सकते हैं। एक तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि उस पश्चिम बंगाल को लेकर यह कहा जा रहा है कि वहां भाजपा के लिए बड़ी मुफीद स्थिति नहीं है। वैसे तो बिहार के लिए भी कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए भी कहा जा रहा है, लेकिन उस पर हम लोगों ने बात की है। आज स्पेसिफिक बात जो है बिहार और अरविंद केजरीवाल और खास तौर से दिल्ली और पंजाब पर करेंगे। देखिए, बिहार में किस तरह से समीकरण बदल रहा है, जबकि एक आम धारणा रही है 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद से पश्चिम बंगाल वाले कि अब यहां भाजपा की दाल नहीं गिलेगी, और ये कमोबेश मैं भी यही मानकर चल रहा था कि वो 2019 में भले 18-19 सीटें पा गई वहां पर भाजपा, अब भाजपा के हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि वहां टीएमसी कमजोर हो रही है और ये तृणमूल कांग्रेस जो कमजोर हो रही है, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहती है। हुआ क्या है पहले ये बताता हूं। खबरें बता रही हैं कि एक समय था जब 32% पंचायत की सीटें ऐसी होती थीं जहां टीएमसी के जो उम्मीदवार होते थे वो अनअपोज्ड मतलब निर्विरोध चुने जाते थे। इस बार उन ऐसी सीटों की संख्या 10% हो गई है, यानी 22% लोग जो है जो 22% सीटें घटी हैं। इसका यह नियतार्थ हुआ कि टीएमसी का जो डर था वो कम हो रहा है, और इसकी सबसे बड़ी, अगर आप ये कहें कि किसी को इसका श्रेय जाता है तो वो भाजपा के कार्यकर्ता है, जिन्होंने दमखम से लड़ा और यह दिखा दिया कि नहीं, हम लड़ेंगे, हम हटेंगे नहीं। यही वजह है कि जहां पहले 32% उम्मीदवार निर्विरोध होते थे टीएमसी के, वो अब 10% पर आ गए। एक और दूसरा, यह कहा जा रहा है कि 12 सालों में पहली बार होगा जब खुद ममता बनर्जी प्रचार के लिए निकलेंगी पंचायत चुनाव की। यह तो बड़ी घटना है जो ये बता रहा है कि टीएमसी किस तरीके से बंगाल में कमजोर हुई है। और बंगाल में सीटें कितनी हैं? 42। टीएमसी के पीछे लगी है वाम और कांग्रेस, और टीएमसी ये समझ रही है कि इस समय जो मुस्लिम मतदाता है वो शिफ्ट हो रहा है कांग्रेस की तरफ। तो ऐसी स्थिति में टीएमसी का जो वोट बेस है वो खिसक रहा है। तो इस कारण टीएमसी नाराज है। वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती है कि उसका अपना आधार खिसके, इसलिए वो कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हो रही है। और इसीलिए विपक्षी एका में ये सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी भी जो बयान आया टीएमसी की तरफ से वो यही आया कि अगर कांग्रेस वाम के साथ है तो लोकसभा में उसका मदद करेंगे, ये भूल जाएं वो लोग। और उधर अधीर रंजन चौधरी ने मोर्चा खोल रखा है। यानी एक तो
टीएमसी का अपना आधार घट रहा है, और खास तौर से वो आधार जो एक समय में कांग्रेस का हुआ करता था और खिसक के चला गया था, वो मुस्लिम शिफ्ट हो रहा है। दूसरा, अगर टीएमसी अकेले लड़ती है, जो कि संभावना यही दिखाई दे रही है, कांग्रेस और वाम उधर लड़ते हैं, तो वहां चुनाव त्रिकोणीय होगा, और उस त्रिकोण में फिर भाजपा जितनी सीटें जीती थी उतनी या उससे ज्यादा जीत सकती है। क्योंकि इस बार जो समीकरण है वो समीकरण तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। तो उसके बाद तो अब आप समझ सकते हैं कि जिस विपक्षी एका का ताना बाना बुना जा रहा है, उस विपक्षी एका के ताने बाने में सबसे बड़ा संकट पश्चिम बंगाल से ही खड़ा हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आती हैं। वहां बड़ी मजबूती से विपक्ष को एक होना चाहिए अगर वो चाहता है कि भाजपा खेत हो जाए। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां हैं, उससे नहीं लग रहा है कि विपक्ष वहां एकजुट होगा। और इस स्थिति में भाजपा के लिए, ये मेरा अपना मानना है कि स्थितियां बड़ी मुफीद हो जाएंगी, चूंकि मामला त्रिकोण में जा रहा है और हिंदुत्व का ज्वार हर तरफ बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिम बंगाल भी उससे अछूता नहीं है। 2019 में अगर वो स्थिति थी तो आज क्या परिस्थिति होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके कि 2021 का विधानसभा चुनाव एक बड़ा मोड़ रहा, खास तौर से उन भाजपाई कार्यकर्ताओं के लिए जो वहां हिंसा का शिकार हुए, उसके बाद में भी अब जो परिस्थितियां उपजी हैं, इस कारण ऐसा लगता है कि भाजपा वहां ठीक करने की स्थिति में है और जो विपक्ष है वो बिखरा हुआ है। तो पश्चिम बंगाल में तो यह हालात है और ममता बनर्जी और टीएमसी खुलकर कह भी रही हैं कि अगर यही हाल रहा तो कांग्रेस के साथ हम जाएंगे नहीं। अब आ जाइए दिल्ली और पंजाब। दिल्ली और पंजाब में जो परिस्थिति है उसको अलग छोड़िए, बड़ी चीज यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जो तनातनी है वो एकदम साफ है कि जिस विपक्षी एका का ताना बाना नीतीश कुमार ने बुना और चाय बिस्किट के जरिए सोचा कि इस पटना से एक नई क्रांति की शुरुआत होगी, तो वो दरअसल जेपी तो हर कोई हो नहीं सकता है। तो वो जिस क्रांति की दुमदुभी वहां से वो बजाना चाहते थे वो वहीं पर दम तोड़ गई। क्योंकि ये बात अब साफ हो गई है कि जब कांग्रेस ने ठीक रिएक्शन नहीं दिया ऑर्डिनेंस को लेकर, तो आम आदमी पार्टी नाराज हो गई और वो प्रेस मीट में हिस्सा नहीं, उसका कारण नाराजगी था। अब ये बात स्पष्ट हो गई है, तो वो वहां से भाग गई। अब दिल्ली और पंजाब, अब देखिए अगर ये विपक्षी एका होती ना तो दिल्ली और पंजाब में एक समस्या जरूर खड़ी होती भाजपा के सामने, क्योंकि जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा हो जाती दिल्ली में तो इनका मत प्रतिशत बढ़ जाता। यह बात एकदम ठीक है। अब तो वो परिस्थिति भी खत्म हो गई दिल्ली से, और कमोबेश यही स्थिति जो है वो पंजाब में होती। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि बसपा के साथ जो कांग्रेस का अपना तालमेल वाला चर्चा है, उसमें पंजाब में जब ये परिस्थितियां होंगी तो वहां फिर चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा। यानी एक तरफ कांग्रेस और बसपा होगी, दूसरी तरफ आम होगी, आम आदमी पार्टी, और तीसरी तरफ अकाली और भाजपा, जैसी कि संभावना दिखाई दे रही है। तो उस परिस्थिति में फिर भाजपा के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। और दिल्ली का हमने आपको बताया ही, तो 42 और 20 62 सीटें ये हो जाती हैं। अब 62 सीटों पर ही विपक्ष का पूरा ताना बाना उखड़ गया है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा को कैसे खेत कर देंगे। और बाकी अगर आपको बिहार का बताएं तो बिहार में देखिए कि इनसे मजबूत गठबंधन, या आप कहिए इनसे ये एनडीए से भले अलग हुए, लेकिन भाजपा ने वहां नया एनडीए बुन लिया है, गढ़ लिया है। तो ऐसी स्थिति में वहां कांग्रेस के लिए या कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के लिए बहुत कुछ तो ठीक नहीं दिख रहा है। कमोबेश यही स्थिति उत्तर प्रदेश में फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं।
सीट बांटेगी, 2 से ज्यादा नहीं देगी। और जो लोग महागठबंधन की बात कर रहे हैं, 2019 में भी महागठबंधन था, वहां 2 सीटें जो कांग्रेस लड़ रही थी वहां पर इन्होंने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तो अंदर खाने अंडरस्टैंडिंग तब भी थी, लेकिन 2019 में भी ढाक का 3 ही पात हुआ। तो अभी तो पूरा खुलकर सब सामने आ रहा है। तो इसलिए ये कहना और ये नरेटिव गढ़ना कि 450 सीटों पर होगा, हमने आपको 62 सीटों का एक उदाहरण दे दिया। और कमोबेश यही स्थिति इन 450 जो अन्य अब 62 आ गई, तो अन्य जो 390 सीटें बची हैं उस पर भी यही है, और उसको लेकर भी हम लोग अलग से एक चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।